भी यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वैसे तो सबको ऑफकोर्स खड़े हो रहे हैं, मिलकर स्वागत करेंगे, पर जितनी भी लेडीज है यहाँ पर उनकी आवाज ऐसी बुलंद होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में आपके लिए भी वैसी ही आवाज है। So ladies and gentlemen, आइए मिलकर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है the ACP Assistant Commissioner of Police. Ladies and gentlemen, please put your hands up in the air. Donald Cooper, थैंक यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में आज का जो दिन है वो शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि आज तक पुलिस की शिकायत करने के लिए, पुलिस को बुरा कहने के लिए, पुलिस को क्रिटिसाइज करने के लिए और पुलिस को हमेशा ही कहीं ना कहीं उनकी कमियां निकालने के लिए सब लोग खड़े होते हैं। लेकिन आज इस सभागार में, इस स्टेडियम में हजारों लोग अलग अलग जगह से आकर, पूरे देश से, विदेश से आकर जो सम्मान आप लोगों ने दिया है उसकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन आज इस स्टेडियम में आके लगता है कि परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद हर पल हर घड़ी देना चाहिए कि आज इसमें ये मौका देखने का मौका मिला, पुलिस में रहकर भी, कि इतने सारे लोग आपके वेलकम के लिए खड़े होते हैं और इतने सारे लोग आपको जो है सम्मान देते हैं, तारीफ करते हैं, आपको इस लायक समझते हैं कि इस मंच पर आकर आज मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। इतना बड़ा लोगो लगा हुआ है वेस्टेज कंपनी का, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हैं सामने हमारे आदरणीय श्री गौतम बाली जी, और उसके साथ आपकी ये वंडरफुल टीम जो TSS सोनू शर्मा जी, उनकी टीम का, पर्टिकुलरली उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि आप लोगों से मैं रूबरू हो सकूं, आप लोगों से बात कर सकूं। और इतनी सारी, मनोज तिवारी जी आए हमारे मेंबर पार्लियामेंट, गौतम बाली जी ने इतना सुंदर अपनी सारी लाइफ की जर्नी और काफी सारा आप लोगों को मोटिवेट किया, और सोनू भैया जिनसे कि मैं खुद भी सीखती हूँ, एक पुलिस ऑफिसर होके इनकी सारी वीडियोस देखती हूँ, इनको हमेशा एडमायर करती हूँ। इतना कुछ उन्होंने आप लोगों को मोटिवेट ऑलरेडी कर दिया है, तो मुझे लगता था कि मेरे पास अब शब्द ही नहीं बचेंगे, मैं जाकर स्टेज पर बोलूंगी क्या। तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान इतना इमोशनल हो जाता है कि उसको कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी भी इस टाइम है कि मैं भी इमोशनल हूँ, ब्रदर इमोशनल हुआ, उसके साथ साथ मैं भी इमोशनल हूँ, तो बहुत कुछ कहने के लिए आप लोगों के सामने है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग, क्योंकि आज इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इस इतनी बड़ी टीम के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के सपनों के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मेरी ईश्वर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है कि जो सपने वेस्टेज आपको दिखा रही है और जो आप देख रहे हैं और जो TSS की टीम मिलकर सोनू शर्मा जी के साथ उनको अचीव करेगी और आप लोगों को आगे बढ़ते हुए हम आने वाली अपनी लाइफ में जो है देखेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को सबको बहुत ज्यादा बधाई देती हूँ कि आप लोग आज इस मंच पर आए हैं, आप लोग आके अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो इतना कुछ लेके जाएंगे कि जाकर आपने जो है बहुत जोश के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जैसे सोनू भैया ने बताया कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जर्नी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दूर करके उनके साथ उनके कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ये आपने देखना है, मेहनत आपने करनी है, बड़े सपने देखने हैं, हम बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप जब जुट जाएंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके आगे बढ़ने के लिए।
उसी के लिए मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है, आज जो मेरे को आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है, तो शायद उस जर्नी की वजह से रहा है। नहीं तो दिल्ली पुलिस में ऐसी की तो बहुत सारी हैं, शायद भैया ने किसी को इन्वाइट नहीं किया, मुझे इन्वाइट किया। कहीं ना कहीं मेरी वो छोटी सी स्टोरी इनको भी इंस्पायर करती है। गुरदासपुर के पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की जगह पर आकर पढ़ाई करके इस लायक यहाँ तक बनना मेरे लिए भी यात्रा ये बहुत आसान नहीं थी। खासतौर से मैं लड़कियों को बताना चाहूंगी, क्योंकि आज बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, कि सपने साकार करने की जब बात आती है ना, तो किस तरीके से सपने साकार करने पड़ते हैं। अगर आप देखें तो मेरी 37 ईयर जॉब हो चुकी है दिल्ली पुलिस में, और 10 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट है। मैं सोनू भैया से एक दिन कह रही थी कि मुझे भी वेस्टेज ज्वाइन करा दो, तो लेकिन मेरी कुछ पुलिस की कमिटमेंट्स ऐसी है, कुछ जॉब मेरी इस तरीके की है कि मैं अभी इसको ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, लेकिन 10 महीने बाद डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। ऐसे ही कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ, सोनू भैया के साथ मोटिवेट करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ूंगी, और मैं वो सपना मैं भी देख रही हूँ, आप लोग तो देखिए ही देखिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरदासपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक की यात्रा करना, दिल्ली पुलिस में आना आसान काम नहीं था मेरे लिए, खासतौर से लड़कियों को। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि 37 साल पहले, 37 साल की मेरी जॉब, और उसके बाद जो आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन तक का 15-16 साल का जो एजुकेशन पीरियड है, अगर आप 55 ईयर पीछे चले जाएं, जो कि मेरी 59 एज है, 55 ईयर अगर आप पीछे चले जाएं, तो हालात बहुत आसान नहीं थे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। आप लोग लकी हैं कि आज के दौर में हैं आप लोग, और आप लोगों को पेरेंट्स जो है वो इक्वलिटी की नजर से देखते हैं। पहले हमारे टाइम में लड़कियों को तो बिल्कुल घर के काम के लिए रखा जाता था, लड़कों को फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के, क्योंकि पता था कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में आदमी का काम है वो घर से बाहर जाके कमाएगा, और औरत जो है वो घर में आके अपने घर के कामों को करके अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करेगी, और अपने हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करेगी, पूरे परिवार को भी लुक आफ्टर करेगी। ऐसे ही एक मिडिल परिवार में मैं पैदा हुई थी, जहाँ पर की सपने देखना लगता था कि गुनाह सा है, लेकिन मैंने वो कोशिश की सपने देखने की। आज से 50 साल पहले मैंने भी सपने देखने की कोशिश की। मैंने कहा कि लीक से हटके कुछ बनना है, ऐसे नहीं जाएगा। जैसे सोनू भैया ने बताया कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है। शायद वही बात मेरे अंदर थी कि मैंने कहा मैं गरीब परिवार में जरूर पैदा हुई हूँ, मिडिल परिवार में जरूर पैदा हुई हूँ, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए शायद बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, जिसकी 5 बहनें थी, 4 बेटियां, 2 बेटे थे। इतने बड़े परिवार को लुक आफ्टर करना एक कांस्टेबल के लिए बहुत मुश्किल होता है। 82 रुपीज से शायद उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी जिस टाइम, और आप सोचिए कि इतने सारे बड़े परिवार को पालना 82 रुपए हो गए, बहुत मुश्किल होता है उस टाइम। चलिए वो पैसे कहीं ना कहीं ब्रेड बटर के लिए सफिशिएंट हो जाते होंगे, लेकिन अगर सपने देखने होते हैं तो उसके लिए वो काफी नहीं होते। और बस 2 वक्त का, जैसे कहते हैं ना कि खाना मिल जाना, वही बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पर। उसमें अपने आप को पढ़ाई करने के लिए मैंने जिद की कि मुझे पढ़ना है। 8वीं तक 7वीं तक मुझे दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। आपको पता है इंग्लिश उस टाइम पर 6th क्लास से स्टार्ट होती थी। उसके बाद जब मैंने देखा कि 7वीं तक दिल्ली पढ़ाया, उसके बाद मैं पंजाब भेज दिया कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग गाँव में रहिए ताकि आप परिवार जो है पूरा वहीं रहेगा, और वहाँ पढ़ाई करिए। आप ये देखिए कि दिल्ली में आप हिंदी पढ़ रहे हैं, एकदम आपको जाके स्विच करना पड़ता है पंजाबी लैंग्वेज के बीच में, जिसमें आपको ABCD नहीं पंजाबी की आती, और नए सिरे से पंजाबी सीखना, सारा कुछ उसके लिए मेहनत करना। और पंजाब में 8वीं क्लास बोर्ड होता था हमारे टाइम में, तो उस बोर्ड को पास करना मैंने लैंप की लाइट में पढ़ के उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम रोशनी नहीं हुआ करती थी, लैंप हुआ करती थी, उस लैंप में पढ़ के अपने आप को इतना कैपेबल बनाया कि मैंने पंजाब बोर्ड को टॉप किया हुआ था। पंजाब बोर्ड टॉप करने के बाद मैंने फादर से रिक्वेस्ट की कि फादर ये मेरी मंजिल नहीं है, मैं पंजाब में नहीं रहना चाहती। अंधों में कांटे राजे वाली बात कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहकर कुछ, मुझे दिख रहा था कि मैं जो सपने देख रही हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ, वो यहाँ पर रहकर कम से कम मैं नहीं बन पाऊंगी। तो मैंने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज मुझे वापस दिल्ली में किसी भी तरीके से अरेंज करिए, और हमें दिल्ली में पढ़ाई करनी है। फिर दोबारा दिल्ली में पेरेंट्स मदर को भी शिफ्ट कराया गया, हम लोगों को भी शिफ्ट कराया गया, बाकी भाई बहनों को भी। और उसके बाद
बड़ी मुश्किल से 12th क्लास की तो फिर शुरू हो गई बात की भाई अब शादी करनी है, क्योंकि 12th से आगे तो लड़कियों को कॉलेज भेजने का तो कोई रिवाज ही नहीं था यहाँ पर। तो वो फिर भूख हड़ताल करनी पड़ी घर में, कई दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी कि कॉलेज जाना है, क्योंकि मैं कांस्टेबल नहीं बनना चाहती थी। किरण बेदी मैम को देखती थी तो मैं कहती थी कि कम से कम सब इंस्पेक्टर तो मैं जरूर आऊंगी, कांस्टेबल नहीं आऊंगी। ये जज्बा मेरे था अंदर और मैं चाहती नहीं कि मेरे को हर हालत में मुझे पढ़ना है, और सब इंस्पेक्टर आने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था। तो वो ग्रेजुएशन करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से एडमिशन ले लिया, मैंने कहा मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं आपसे एक पैसा नहीं मांगूंगी लेकिन आप मुझे पढ़ाई के लिए नहीं रोकेंगे। तो मेरी वो भूख हड़ताल जो थी वो सफल हुई। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग कई बार हमें हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, कई बार अपनी बातें मनवाने के लिए कई सारी जिद करनी पड़ती हैं। तो वो भूखे रहना भी एक जिद थी मेरी कि मैं अगर भूखी रहूंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स को कई तरस आए और मुझे एडमिशन करवा दें। तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस से मुझे ग्रेजुएशन कराई। बहुत बड़ी मेरे आगे चुनौती थी कि बिना पढ़ाई, बिना आपको कोई कॉलेज नहीं जाने को मिल रहा है, आप घर पर अपनी बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, कोई आपको ट्यूशन का साधन नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि मदर मेरी बिल्कुल अंगूठा छाप थी, फादर मेरे 8वीं पास थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि घर का एटमॉस्फेयर क्या होगा जिसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को मिलता। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी मेहनत की। मेरे को अपनी बुक्स लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से 250 रुपए की नौकरी करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर मैंने अपनी बुक्स खरीदती थी ताकि मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकूं, और जो मैंने सपने देखे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है उसको मैं साकार कर सकूं। उसके लिए ग्रेजुएशन की। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मौका मिला कि मैं, क्योंकि आपको एग्जाम देने पड़ते हैं थ्रू एसएससी, थ्रू यूपीएससी, मैंने 1 साल का स्टेनोग्राफी का कोर्स भी किया। फादर चाहते थे कि मैं दिल्ली पुलिस में बिल्कुल ना जाऊं, क्योंकि वो खुद दिल्ली पुलिस में थे। वो देखते थे कि यहाँ की लाइफ जो है वो काफी टफ है, दिल्ली पुलिस में रहकर लड़कियों के लिए जॉब जो है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है, दिन रात की नौकरियां होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इस दौर से गुजरना। तो वो चाहते थे कि मैं स्टेनोग्राफर बनूं, लेकिन मेरी एक ही जिद थी, जैसे मैं सोनू जी और बाली जी कहते हैं ना, ये जिद पकड़ लो कि अपने वेस्टेज में ही रहना है और इसी को आगे बढ़ाना है। सेम चीज मैं कहती हूँ कि आप मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा कि मैंने पुलिस में ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। मैंने दोनों टेस्ट पास किए, यूपीएससी पास किया, एसएससी पास किया, पे स्केल सेम था। फादर चाहते थे मैं दिल्ली पुलिस में ना जाऊँ, स्टेनोग्राफर बन जाऊँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जो है सब इंस्पेक्टर बनूंगी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि मैं किरण बेदी मैम को देखती थी, शिवा मेरी जो कहते हैं मेंटोर थी, उनको मैं देखती थी, उनको देखकर मेरा मन होता था कि मुझे भी पुलिस में जाकर यूनिफॉर्म पहननी है। और उस यूनिफॉर्म पहनने के पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये था कि जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ किसी की। वो एक जब आपको पावर मिलती है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपके हाथ में एक पावर होती है, उस पावर के साथ आप हजारों लोगों का फायदा कर सकते हैं। ये मोटिव मेरे मन में था हमेशा से। तो ये सोच के मैंने चाहती थी कि मैं पुलिस में जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता था स्टेनोग्राफर बन के सिर्फ आप शॉर्ट एंड टाइप लिखेंगे, टाइप करेंगे, बॉस के पास जाएंगे, 2-4 कमियां निकालेगा, वापस आपको जो है आएंगे, फिर आप उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी कोई लाइफ नहीं होगी, आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। आज अगर मैंने अपने सपनों को साकार किया, उस चीज को मैंने अडॉप्ट किया कि मुझे पुलिस में जाना है और मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, तो मैं आज मुझे इतने सारे आप लोग भी पहचान रहे हैं। बाकी तो जो जानते हैं वो जानते हैं। इसके बाद खाली ग्रेजुएशन कर लेने के बाद और खाली पुलिस में भर्ती हो जाने के बाद जो आगे की लाइफ बहुत आसान नहीं थी। जब मैंने ज्वाइन कर लिया, ये अपनी क्लियर कर लिया टेस्ट, तो 3 महीने लगे मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि मुझे पुलिस में ही जाना है, मैं तब तक ज्वाइन नहीं करूंगी कोई और जॉब, क्योंकि मैंने पुलिस में ही जाना है, आपसे मुझे ज्वाइन करने दो चाहे ना दो। फादर भी जिद पे अड़े रहे कि मेरी मर्जी के बिना तुम कैसे ज्वाइन कर सकती हो। 3 महीने तक अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बार बार मैसेज आता रहा कि अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपकी सीट आप किसी और को दे दें। तो इन बिटवीन मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, मेरे पेरेंट्स की मजबूरी हो गई कि उनको पंजाब जाना पड़ा, और मैंने इस दौरान जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा बाद में जो लड़ाई होगी वो देखी जाएगी, जो पेरेंट्स का जो कहते ना उनकी जो गालियां हैं, उनका जो भी डांट है वो सहली जाएगी, लेकिन अभी तो कम से कम अपनी जो दिल की इच्छा है उसको पूरा किया जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 साल तक मेरे फादर ने मुझसे इसलिए बात नहीं करी कि इसने अपनी मर्जी की है, इसने चाहकर भी वो जॉब नहीं ज्वाइन की जो मैं चाहता था। मैंने उस चीज को भी एक्सेप्ट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं,
आपकी यही बेटी एक दिन आपको प्राउड फील कराएगी और आप याद करेंगे कि आपने जिस चीज को रोका था वही चीज आपके लिए बैठी। तो उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में, हम लोगों का पहला ऐसा बैच था, मैं इसलिए छोटी सी ये बात अपनी कहानी बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, कि आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो सब चीजें जो है ना आपको इंस्पायर करती हैं। वो छोटी सी जर्नी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ट्रेनिंग में पहला हमारा बैच था 44 लड़कों का, जिसमें 8 लड़कियां थी। हम लोगों को इससे पहले क्या होता था कि सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में लड़कियों की ट्रेनिंग सेपरेट होती थी, लड़कों की ट्रेनिंग सेपरेट होती थी, अलग अलग जगहों पर होती थी। उसके बाद अपने पुलिस स्टेशन में जो भी है ज्वाइन करते थे वो करते थे। लेकिन पहला हमारा बैच ऐसा था जिसमें ज्वाइंट ट्रेनिंग का जो सेशन था हम लोगों का, लड़के और लड़कियों का इकट्ठा ट्रेनिंग गढ़वा कला में स्टार्ट हुई। और ऐसे ही एक दिन किसी लड़के ने फिक्रा कस दिया कि ये तो लड़कियां ऐसे ही तनख्वाह ले लेती हैं, काम तो करती नहीं है, हमसे फर्स्ट क्लास के सारे काम कराए जाते हैं, ट्रेनिंग हमसे फर्स्ट क्लास की मतलब कि हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, इनसे लाइट ट्रेनिंग कराई जाती है और ये इस अपॉर्चुनिटी को ले लेती हैं बीइंग अ लेडी होने के। मैंने इस मिथ को तोड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं करके दिखाऊंगी कि मैंने उनसे क्यों कुछ नहीं कहा। ये बात होती है कि आप अपने अंदर कितने डिटरमाइन होते हैं, आप अपने आप को कितना जो है सेल्फ अपने आप को कितना मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा मैं इनको कुछ नहीं बताऊंगी लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। मेरी कितने सफलता बोलेगी, वैसे कुछ नहीं होगा, दूर से किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपने रूम में 100 दंड बैठक लगाने शुरू किए, क्योंकि आप एक लेडी होने के नाते आप जेंट्स के फिजिक को मीट नहीं कर सकते हैं, तो उसको मीट करने के लिए मुझे हार्ड ट्रेनिंग करनी थी, तो वो मैंने की। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था जब मैंने उस बैच को पूरे को टॉप किया। ऑलराउंड बेस्ट आई, लॉ में फर्स्ट आई। वही लड़के जो मजाक उड़ाते थे, उनको पता लगा कि किस लेडी ने, जब मैं स्पॉट लेके सबसे आगे चल रही थी, तो उन लोगों को महसूस हुआ कि उन्होंने क्या फिक्रा कसा था कभी मेरे ऊपर। यही मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ऐसे बहुत सारी मौके आएंगे, लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको फिक्रे कसेंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जिस मंजिल के लिए आप लोगों ने स्टेप उठा लिया है, उस मंजिल से आपने पीछे नहीं हटना है। उसके लिए आपने जो भी ताना बाना बोलना पड़े, जिस तरीके से भी आपको आगे बढ़ना पड़े, आप लोगों की बातों की परवाह ना करें, आप आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। और यहाँ पर भी आकर जो मंजिल खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती थी। आज से 37 साल पहले की मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग जो बच्चे अभी तो आप लोग तो काफी यंग हैं, आप लोगों को शायद ये सब चीजें फेस नहीं करनी पड़ी हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें खासतौर से महिलाएं जो अपने घर में, अपनी फैमिली में बियर किया करती थी, क्या क्या सहना पड़ता था उन लोगों को। तो अपने आप को दिल्ली पुलिस में जेंट्स के बीच में एस्टेब्लिश करना, दैट वाज नॉट सो इजी फॉर मी ऑल्सो। अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको 3 गुना काम करना पड़ता था, जो कि मैंने किया। 3 गुना काम करके ये दिखाया कि हम कैपेबल हैं, हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं अगर हमने करने की ठान ली है तो। कोर्स में टॉप, हर जगह टॉप, जहां पर भी मौका मिला मैंने कहीं पर भी वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। कहते ना ईश्वर छप्पर फाड़ के नहीं देता है, उसके लिए वो आपको एक मौका जरूर देता है। उस मौके को कौन अचीव करता है देखना सिर्फ वो आपको है। तो उसने मुझे मौका दिया, उस मौके को मैंने अचीव किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने डेडिकेशन के साथ, अपने हौसलों के साथ, अपनी हर चीज को कहते ना सोच के ये कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी राह को, मैंने खुद कांटों को हटाकर आसान करना है, वो मैं करती रही। दिल्ली पुलिस में बहुत जगह ऐसी पोस्टिंग हुई कि जहाँ पर बहुत जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि मैं कैपेबल हूँ, आप लोगों के इक्वल कैपेबल हूँ। और सबसे ज्यादा उस टाइम जब मेरी पोस्टिंग कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में हुई। कमला मार्केट एक ऐसा एरिया जहाँ पर दिल्ली का, जहाँ पर रेड लाइट एरिया है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहाँ पर अलग अलग स्टेट से जहाँ पर गरीब हैं, जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे कि कई ऐसे होंगे जो पता नहीं किस तरीके से टिकट भी खरीद के यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो आप ये देखिए कि उस दौरान उन लड़कियों को लाकर वहाँ पर जबरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता था। तो दिल्ली का सबसे ज्यादा लड़कियां, माइनर लड़कियां जीटी रोड से रेस्क्यू कराने का रिकॉर्ड मेरे को मिला।
को रेस्क्यू ना कराने के लिए 5 लाख रुपए की ऑफर आती थी कि आप रेस्क्यू मत कराओ, हमें अरेस्ट मत करो, हम इसके घर इसको पहुंचा देंगे, लेकिन आप 5 लाख ले लो। लेकिन मैंने वो 5 लाख को ठोकर मारी सिर्फ इसलिए कि मुझे जो उन लड़कियों का जो दर्द था, जो उन लड़कियों का जो दर्द था, जो उन लोगों का पेन था, जिस तरीके से वो जिस हालात से निकल के उनको जबरदस्ती 15-15 कस्टमर उनको बर्थडे अटेंड करने पड़ते थे, जिस तरह के माहौल से निकल के वो लड़कियां यहाँ पर आई थी और फंस गई थी, उनको निकाल कर जो मैंने दुआएं दी वो शायद अनलिमिटेड थी। उसके लिए करोड़ों रुपए की मांग नहीं रखती। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आज करोड़पति होती, लेकिन मैंने उन सबको ठुकराया। इसलिए ठुकराया कि वो अपनी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे मौके भी आएंगे कि आपको ब्राइब करने की कोशिश की जाएगी, आपको कि जिस भी फील्ड में है आपको इस तरीके से गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन हमने वो काम नहीं करना है। तभी ईश्वर भी हमारी मदद करता है जब हम खुद सोचते हैं इस बात को कि हम चाहते हैं, हम दूसरों की मदद की बात आती है तो तभी हमें भी कोई मदद करता है। वो जो अपार शक्ति बैठी है वो मदद करती है, हर हालत में मदद करती है। पूरी दिल्ली में 186 पुलिस स्टेशन है, आज की डेट में 190 के करीब हो गए होंगे। उस टाइम जब मैं 2009 और 10 में वहां पर एसएचओ थी कमला मार्केट, तो उस बदनाम पुलिस स्टेशन के नाम पे उसका नाम लिया जाता था कि सबसे बदनाम। वहां पर किसी लेडी को पोस्ट नहीं किया जाता था। मुझे भी जब पोस्ट किया गया मुझे भी लगता था कि यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कहते ना हर मुश्किल दौर से गुजरने का जज्बा मुझ में है, शक्ति है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे परमात्मा ऐसे इम्तिहान लेता रहे ताकि मुझे पता लगे कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसमें आगे बढ़कर। तो वहां पर काम करना इतना आसान नहीं था। आपको बताऊं कि रात को 2-2 बजे लड़की फोन कर रही है कि मुझे जीबी रोड से रेस्क्यू करा दो। घर से कार उठाती थी, पहुंचती थी वहां, क्योंकि मालूम था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे स्टाफ तक पहुंच गई तो थोड़े से चंद रुपयों के चक्कर में वो बिक जाएंगे और वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो वो लड़की को वहां से ब्रोकल ऑनर भगा देगी। ये सब चीजें इतनी लाइफ, मतलब उसमें लाइफ आपकी खतरा होता था। आप रात को पहुंचे, कोई आपके पेट में चाकू भी मार सकता है। वहां पर कोई जो ये काम करा रहे हैं तो वो कोई इतने भले लोग नहीं है कि वो आपको कुछ भी ना कहें, कोई गोली भी मार सकता है। लेकिन मैंने उन सब चीजों की परवाह नहीं की, सिर्फ इसलिए कि परमात्मा ने जो जिंदगी दी है, मौत भी एक बार आनी है और जिंदगी भी एक बार आनी है। और जिस तरीके से मरना लिखा है, परमात्मा ने जो तय कर रखा है कि इस तरीके से मरना है, मरना उसी तरीके से है। अगर उनकी गोली से, उनके चाकू से मुझे मरना है तो मैं मरूंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये सोच के कभी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने दी, और किसी वजह से ये जो 200 लड़कियों को छुड़ाने का जो मेरा सक्सेसफुल टारगेट रहा, वो इसी वजह से मैं अचीव कर पाई, या तो नहीं कर पाती। फिर बात आई पूरी दिल्ली में 186 पुलिस स्टेशन में कमला मार्केट जैसे थाने को, जो कि सबसे हर तरीके से बदनाम है, बहुत ज्यादा क्राइम है, सब कुछ है। पूरी दिल्ली में मैंने फर्स्ट का अवार्ड दिलवाया पूरे पुलिस स्टेशन को। लेकिन आज तक किसी महिला को यह अवार्ड नहीं मिला जो मुझे मिला पूरे पुलिस स्टेशन को पूरी दिल्ली में फर्स्ट लाने का। वो तब आता है, उसके लिए आपको बहुत सारा, वो तभी आ पाता है कि जब आप इस तरीके से तो ये पुलिस स्टेशन फर्स्ट का अवार्ड मिला। उसके बाद प्रेसिडेंट मेडल मिला, बहुत सारी एनजीओ से अवार्ड मिले, इवन अमेरिका की एक एनजीओ ने अवार्ड दिया, दिल्ली वुमेन कमीशन ने अवार्ड दिया, बहुत सारे कॉलेजेस ने अवार्ड दिए। और सिर्फ इसीलिए मिल पाए कि जो नेक काम मैंने सोचा और उसको मैंने उस मंजिल तक पहुंचाया, और उसकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई। फिर बात आई कोविड की, प्रमोशन एसीपी हो गया, नई दिल्ली में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी हेल्थ खराब की अपनी,
क्योंकि एक जो पुलिस के प्रति जो डेडिकेशन था ना, उसमें सोचा कि उसमें कोई कमी ना आए, भले ही हेल्थ खराब हो जाए। और आपको पता है कि एक महिला के लिए परिवार को देखना, समाज को देखना, अपने रिश्तेदारों को देखना, अपनी इन लॉज और पेरेंट्स के बीच में जो एक बैलेंस बिठाना, 25 साल पहले मदर की कैंसर से डेथ हो जाना, छोटे भाई बहनों का होना, उनको पालना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको इस मकाम तक पहुंचाना। जो बात की थी भाई ने सपने देखने की कि गरीबी पैदा होते हैं लेकिन गरीब मरना नहीं चाहिए। आज की डेट में मेरे 6 भाई बहन हैं, मैंने सबको बाहर फॉरेन कंट्री सेटल करा दिया है। वो तभी पॉसिबल हो पाया कि जब मैंने ये बात सोच ली कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उनके लिए उनको एजुकेशन दिला के उनको इस लेवल तक बनाकर आज सबको फॉरेन कंट्री, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई यूके बैठा है। और मेरे 90 ईयर के फादर जो आज भी मेरे साथ हैं, जिंदा है, और वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं बहुत बड़ी। जो कभी नाराज हुआ करते थे कि पुलिस में नहीं जाना, आज सबको आगे बढ़ के बताएंगे मेरी बेटी एसीपी है दिल्ली पुलिस में। तो मैं उनको तब कहती हूँ, तब तो आप कहते थे कि पुलिस ज्वाइन नहीं करनी, आज सबको बताते हो कि ये मेरी बेटी एसीपी है दिल्ली पुलिस में। क्योंकि एक कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा प्राइड की बात होती है कि अगर एक कांस्टेबल की बेटी जो है या बेटा उसका इतने बड़े रैंक पर हो, तो वो उसके लिए सच में प्राइड की बात होती है। तो वही प्राइड आप लोगों ने सबने मिलकर अपने पेरेंट्स को फील कराना है। आपने यहाँ से जब जाना है तो अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करके जाना है कि आज का जो सेक्शन है जो चल रहा है यहाँ पर सभी, और आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी बीच बीच में साथ साथ हो रहा है, और अलग अलग स्पीकर आके आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मोटिवेट होकर जाना है कि आज के बाद लगे कि लाइफ जो है वो बदल गई है, और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद आया कोविड। मैं ये वाला वाक्य जो अब बताने जा रही हूँ वो इसलिए बताने जा रही हूँ कि आपको पता लगे कि जो यहाँ पर बैठकर आज आपके साथ बातें शेयर कर रहे हैं, जो अपनी मोटिवेशन आप लोगों को दे रहे हैं, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। दिन भर आता है, अभी आए आंखों में आंसू भाई के लिए, मेरे भी वो फादर थे, तो तकलीफें हैं बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। फिर बताना चाहूँगी, एक बेटा फॉरेन कंट्री में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रोन्स डिजीज है, उसको ऑपरेशन था उसका, कोविड आया, मैं कोविड सेल की इंचार्ज लगा दिया गया मुझे। मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार को कोविड आ गया, क्योंकि मैं कोविड सेल की इंचार्ज थी। रोज ऐसे लोगों से मिलती थी कि जिनको कोविड था, उसकी वजह से हजारों लोगों को जब आप रोज मिलेंगे कोविड वालों को, तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, चाहे कितने भी प्रिकॉशंस आप ले लें। मुझे कोविड हुआ, चाहे मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेती थी, उसके बावजूद भी कोविड हुआ। मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ, मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर को जो 90 साल के हैं, मेरे एक ब्रदर आए हुए थे मिलने, उनको कोविड हुआ, मेरे सर्वेंट को कोविड हो गया। एक वक्त ऐसा था घर में कोई ताला लगाने वाला भी नहीं था। पुलिस स्टेशन वालों को बोल के मैंने घर में ताला लगवाया, क्योंकि मैं खुद भी एडमिट थी, मेरे हस्बैंड भी एडमिट थे हॉस्पिटल में, मेरे फादर एडमिट थे, मेरा सर्वेंट एडमिट था, मेरे भाई एडमिट थे, और घर में एक भी बंदा नहीं है। और उसके बाद भी आप लॉक लगवा रहे हो, पुलिस स्टेशन वालों से कह गए कि मेरे घर में लॉक लगा के चाबी रख लेना। और अभी मैं 2 दिन हुए थे मुझे गए हुए हॉस्पिटल में। तीसरे दिन जब हस्बैंड एडमिट हुए हैं तो उनके लंग्स जो 99% खराब हो चुके थे, एकदम कोविड ने अपनी चपेट में इतना ज्यादा उनको ले लिया कि 26 दिन उनको वेंटिलेटर पे रहना पड़ा। वो 26 दिन बहुत ज्यादा सीरियस थे मेरे लिए। एक एक पल, एक एक घड़ी उसको जो है देखना, उसको समझना, सबके लोगों के फोन के जवाब देना। आसान काम नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया कि हॉस्पिटल से 15 जून को मैसेज आ गया कि ही इज नो मोर। वो नहीं थे इस दुनिया में, और मेरे लिए जैसे दुनिया वीरान हो चुकी थी, क्योंकि मेरी एक ही एक सिस्टर लॉ वो फॉरेन कंट्री में, एक ही ब्रदर लॉ वो फॉरेन कंट्री में, बेटा एक ही एक वो फॉरेन कंट्री में, मेरे मैक्सिमम भाई बंधु जितनी मेरी बहनें भाई सब बाहर, और मैं अकेली घर में। मेरे साथ एक सिर्फ मेरी भाजी और बाकी सब पुलिस वाले। उन पुलिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टफ घड़ी में मेरा साथ दिया। 26 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद हॉस्पिटल को तैयार आई।
कोई नहीं, डेड बॉडी देते नहीं आपको मालूम कोविड में। बड़ी मुश्किल से पीपी किट पहन के खुद क्रीमेट किया उनको। बहुत टफ टाइम था, कहना बहुत आसान होता है, उस दौर से गुजरना, उन पलों को जीना, उनमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन किया वो काम। क्योंकि जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई, एकदम लगा कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे और आ गई है। आज तक तो सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही थी, और अब तो फादर की भी निभानी पड़ेगी। वक्त ही नहीं था सोचने का अपने पास, इस बात को देखने के लिए कि मैं रो सकूं। जी भर के रो भी नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे दुनिया को भी देखना था, अपनी जॉब को भी देखना था, मुझे अपने बेटे को भी देखना था, जिसका कि 1 महीने के बाद ऑपरेशन था। कितना टफ टाइम, बेटा चाहकर भी आ नहीं पा रहा अपने फादर के लास्ट फ्लाइट अटेंड करने के लिए, माँ चाहकर भी जा नहीं पा रही उसके पास ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से कि उसका ऑपरेशन हुआ है तो मैं अपने बेटे को देख लूँ। 1 महीने बाद उसका ऑपरेशन होता है, मैं उसको देख नहीं पाई। 1.5 साल तक मैं तरसती रही अपने बच्चे को मिलने के लिए कि मैं एटलीस्ट एक बार उसको गले लगा के, क्योंकि वो रो नहीं पाया था, उसके अंदर जैसे बहुत बड़ा सदमा था उसके लिए ये लाइफ का, कि कम से कम मेरे कंधे पे सर रख के वो रो ले और मैं उसके कंधे पे सर रख के रो लूँ कि बेटा ये हमने जो वक्त आई है, जो टफ टाइम हमने गुजारा है, इसको हमें आगे मूव ऑन करना है लाइफ में और आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ यहीं पर खत्म नहीं होती है। तो कोविड ने ये सिखाया लाइफ में कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं कब कहाँ पर किस चीज से दौर से गुजरना पड़े और क्या हो लाइफ में। तो ये, लेकिन आपको उस सिचुएशन में अपने आप को, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन भी आएगी। इतना ज्यादा हेल्पलेस इंसान अपने आप को फील करता है उस टाइम पर कि वो लगता है कि जैसे दुनिया उजड़ गई है, लेकिन उसमें भी अपने आप को मोटिवेट करना, उसमें भी अपने आप को निकाल के आज इस लेवल पे, इस बुलंद आवाज के साथ आप लोगों के बीच में मैं हूँ। तो ये इसीलिए हूँ कि मैंने उस दौर को जिया और उससे सीख ली, उससे शिक्षा ली मैंने कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बच्चे को देखना है, मुझे अभी बहुत सारे परिवारों को देखना है, मुझे भाई बंधुओं को देखना है। दिल्ली पुलिस में रहकर 37 साल की नौकरी में एक दिन भी शायद ऐसा मैंने नहीं गुजारा होगा जिस दिन मैंने किसी की मदद करने की नहीं ठानी हो। मैंने हर रोज मदद की है और कोशिश की है कि मेरा कोई जिंदगी का दिन ऐसा ना गुजरे कि जिस दिन लोग मदद के बगैर गुजर जाए। मैं ये कहती थी कि अमीर आदमी पैसे से काम करा लेता है, सिफारिशी आदमी अपनी सिफारिश से काम करा लेता है, लेकिन जो गरीब है, क्योंकि मैं उस गरीब तबके से निकल कर आई थी, उनके लिए मेरे मन में उतना ही दर्द था कि मुझे पता है कि गरीब आदमी का जीना जो है बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उसकी मदद करते हैं तो जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो अनलिमिटेड है, वो सब पैसे के आगे बेकार है, और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आपको आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, मैं देख रही थी कि हर इंसान एक दूसरे के पैर छू रहा है, बड़ों के जो एक रिस्पेक्ट लेवल TSS ने और प्रेसिडेंट ने क्रिएट किया है, वो एक अल्टीमेट लेवल है, और ये बनाए रखना। आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और कहते हैं ना, पेरेंट्स सबसे बड़ा आईना होते हैं बच्चों के लिए। वो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके एथिक्स को देखते हैं, उनके मॉरल्स को देखते हैं। अच्छी शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, उनको आगे बढ़ाइए, उनके रास्तों में घोड़ा ना बनिए। जो करना चाहते हैं, जो भी उड़ान वो लेना चाहते हैं, उनको उड़ान लेने दीजिए। और आप देखिए, जब वो पंख फैलाएंगे तो आसमान तक छू के जाएंगे, वो कभी नीचे नहीं आने वाले हैं। तो ये मेरी छोटी सी मोटिवेशनल जर्नी थी, जिसमें अब तक का टफ टाइम जो था वो सारा मैंने गुजारा। पता नहीं आप लोगों को मैं कितना मोटिवेट कर पाई, लेकिन मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि